हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। जी हाँ, कंपटीशन स्टेप अप, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी जिसका आप फॉर्म भर चुके हैं, जिसका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए स्टेप अप ने अपने कंपटीशन चैनल पर एक उड़ान सीरीज चालू की है, जिस उड़ान सीरीज के हम 8 प्रैक्टिस पेपर हिंदी के कर चुके हैं। तो जिन छात्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन व्यक्तियों ने इसको नहीं देखा है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये वीडियो अपलोडेड है और वहां पर आप देख सकते हैं, एक एक प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। आज यदि आप मेरे सामने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नौवा कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रारूप फॉर्मेट वही है। तो बिना देर करते हुए हम फटाफट आगे बढ़ते, क्योंकि बहुत 20 ही प्रश्न होते हैं हमारे एक प्रैक्टिस पेपर में। मैं बहुत सारा आपको 50, 150, 200, 250 नहीं लेकर आऊंगी, क्योंकि इतना समय खराब मतलब ये कि बहुत सारे आप करते करते एकदम दिमाग फिर अरे बहुत सारे हो गए। तो 20 छोटे छोटे से हमारे क्वेश्चन पेपर हैं और हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। तो थोड़ी ही देर में 10 से 12, 14 मिनट के अंदर हम ये समाप्त कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है। आपको पता है कारक चिन्ह, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब संबोधन इसमें पूछा है। अब मैं आपसे कहूं कारक चिन्ह बताओ, तो हम पहले याद किया करते थे, याद है? कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो जैसा कि मैंने सारे कारक चिन्ह आपको बताए हैं, तो इसका उत्तर तो आपको वैसे भी मिल गया होगा कि अरे इसका उत्तर है। हम हे अरे करके इसका संबोधित करते हैं संबोधन में। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य अनुरागी। मैंने इसको 2 भागों में तोड़ के बोला है। तो जब आपको ऐसा पूछा जाए कि इसका अर्थ बताओ, तो कुछ नहीं करना है, आपको इस शब्द की संधि विच्छेद कर लेनी है। साहित्य प्लस अनुरागी। साहित्य का अर्थ आप जानते हैं, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमी। इन दोनों शब्दों को यदि हम जोड़ दें तो हो जाएगा साहित्य प्रेमी। तो क्या ऐसा वाक्य है यहाँ पर? बिल्कुल है। साहित्य अनुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। भव्या का स्वभाव अच्छा है, यहाँ पर स्वभाव है, पर अच्छा बुरा ये संख्यावाचक है ही नहीं। यहाँ कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, छत पर 4 सफेद कबूतर हैं, कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। तो ये क्या है? यहाँ जो है वो आपका नहीं किया गया है प्रयोग। तो ये आपका आप देख ही पा रहे हैं कि संख्यावाचक विशेषण बाकी सब में दिख रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? वर्तनीगत अशुद्धि कुछ मात्राओं का, कुछ इनका अंतर है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, कैलाश लिखा है, होना क्या चाहिए? कैलाश होना चाहिए। तो जो अंतर है, जो अशुद्धि है, वो कहाँ है? इसी कैलाश में है। ये आपको देखने से, यदि आपको आती है अच्छे से हिंदी लिखना, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हम कैलाश लिखते हैं, कैलाश नहीं लिखते हैं। अगला है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या वो खोखला होगा, खलवाट होगा, बूढ़ा होगा या पोपला होगा? तो क्या होगा? जरूरी नहीं कि हर बुजुर्ग के दांत सारे झड़ गए हों, लेकिन जिसके झड़ गए हैं वो कहलाता है पोपला। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है कौन? रेखांकित पद के स्थान पर युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन है? यावर, युत्सु, राजनीतिक या यशस्वी। इसमें से जो इसका उत्तर है वो दुर्योधन का भाई भी था, युत्सु, जिसकी जिक्र बहुत ही कम है, और ये भी दुर्योधन के कहीं ना कहीं खिलाफ ही था विचारों से उसके, लेकिन साथ तो देना ही पड़ा था, युत्सु। चलिए आगे है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला। जब हम राजनीतिज्ञ कुछ मिलकर नई नीतियों की, युद्धों की कुछ कलाएं बनाते हैं, राजदूतों की नीति संबंधी कला बनाते हैं, तो क्या वो कूटनीति होती है, ग्रह होती है, अर्थनीति होती है या राजनीति होती है? हम राजनीतिज्ञों की सहायता से जो भी काम करेंगे, जो नीति बनाएंगे, वो राजनीति ही होगी। ठीक, आगे, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर कुछ अशुद्धि दी गई है, आप बताइए क्या अशुद्ध है? तो आप समझ, क्या भारत अशुद्ध है? बिल्कुल नहीं, प्रथम नहीं, स्वच्छता नहीं, इंदौर लिखा है, इंदौर होना चाहिए, वो भी अंदौर होता है। तो इसमें भी ऐसी 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, तब जाके वो सही होता है।
गर्मियों में गर्म हवा, इस गर्म हवा पर अंडरलाइन है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या, गर्म हवा को क्या बोलोगे, बयार, सर, गजराज या बासव? बयार इसको बोलते हैं, बयार चल रही है, ठीक है। अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची, अकस्मात ये कार्य हो गया, ये सबको आता है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ 4 ऑप्शन पर हूं, आप तुरंत बता देंगे। अचानक इसका अर्थ है, बहुत सरल आ जाता ना कभी कभी। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, तो यहाँ पर सभ्य व्यक्ति के लिए, सभ्य के लिए कौन सा पर्याय विलोम आया है? ओके, सभ्य के लिए यदि विलोम आएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक आंसर जरूर गड़बड़ जा रहा है। सभ्य का विलोम पूछा है और कहीं ना कहीं इसको पर्यायवाची में मेरे यहाँ उत्तर हो गया है, तो अभद्र नहीं होगा, असभ्य होगा, ये मानिएगा, ये गलत है। सभ्य का विलोम असभ्य होता है, भद्र उसका पर्यायवाची शब्द होता है। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो था। दिवस, यहाँ पर दिवस का विलोम क्या है? दिवस मतलब दिन, दिवस का विलोम क्या है? सॉरी, देखिए पढ़ने में गलती होती है। दिवस शब्द का दिवस का विलोम कौन सा शब्द नहीं है, ध्यान रखना। जब मुझसे ये गलती हो रही है तो कई बार पेपर पढ़ते समय आपसे भी हो सकती है, आप नहीं भूल जाओ। फिर आप, अब मुझे कैसे समझ आया, निशा भी इसका पर्यायवाची है, रात्रि भी, रजनी भी, अवनी नहीं है। फिर देखा मैंने, नहीं पूछा होगा, जी हाँ, तो अवनी इसका पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द, गूलर का फूल होना, तो क्या हो जाना, बहुत ही दुर्लभ हो जाना, बहुत कठिन। जब हम ऐसे कोई मुहावरे देखते कि जहां कठिनाई होती है उसमें भी, तो अर्थ भी वैसा ही निकलता है। अगला है मुहावरे का उचित अर्थ विकल्प में सुनिए, नाक रगड़ना। क्या होता है नाक रगड़ना? बड़ी मेहनत करना हो जाता है, परेशान, तंग करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना। बहुत नाक रगड़ी मैंने उसके सामने, तो दीनता पूर्वक बहुत अधिक क्या करना, प्रार्थना करना। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है, बताइए। द्वारा जाना के लिए पर, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से जान संप्रदान के लिए और के द्वारा एक ही है, नहीं करण में से के द्वारा एक ही है, संप्रदान के लिए और अधिकरण में पर, तो क्या नहीं है, तो जाना जो है वो कारक चिन्ह नहीं है। अब फिर वही हमारा गद्यांश आ जाता है, 16वें से लेकर 20 तक, यहाँ से प्रश्न है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम खालिस्तान भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम, गंभीरतम संवेदन मुखरित हो। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ भारतीय होना चाहिए, ठीक। अमेरिका के पाठ्यक्रम पर हमारा जो सिलेबस या हमारा जो चीजें हैं वो उस पर निर्धारित नहीं ना होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य, क्या साहित्य होगा, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, है ना, समाजशास्त्र सर्वोपरि स्थान दें, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर अपने राष्ट्र संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई खालिस्तान को, जो नई पीढ़ी को, आज हम विदेशों की भाषाएं अपनाएं तो हमारी पीढ़ी क्या हो रही है, अंदर से हम खोखली हो रही है। हम राष्ट्रीय खालिस्तान से ही नहीं, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। यदि हम विदेशों की नीति अपनाते हैं तो वही होता है कि हम अपने देश से दूर हो रहे हैं। तो देखिए ये सारे आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमने भारतीय भरा था, आगे बढ़ते हैं, फिर हमने निर्धारित किया था, उसके बाद इतिहास लिखा था, फिर पीढ़ी लिखा था, हमारी आज की पीढ़ी, फिर हमने परंपरा लिखा था, और यहाँ पर हमारा जो प्रश्न पत्र है वो समाप्त। बहुत ही कम टाइम में, यदि मैं टाइम देखूं तो बहुत ही, हमने 10 मिनट के अंदर ये समाप्त कर लिया। तो ऐसे 10-10 मिनट में यदि हम 20-20 प्रश्न करते हैं तो क्या बुराई है। कम समय में हमारे प्रैक्टिस पेपर भी कितने जल्दी होंगे, और हम कह पाएंगे हिंदी हमारी तैयार है। तो प्रैक्टिस पेपर 9वां अभी समाप्त हुआ है, 10, 11, 12, 13 बहुत सारे मैं आपके सामने लाने वाली हूं। तो इस सीरीज के साथ आप बड़े रहिए, बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले फिर एक प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।